हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो लूसेंट की ज्योग्राफी को। तो लूसेंट की ज्योग्राफी में आपको जो भी ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है उसके आप नोट्स बनाएंगे और उसी नोट्स को आप रिवाइज करेंगे। ऐसे देखेंगे कि आपका लूसेंट अपने आप तैयार होता चला जाएगा। बस आपको नोट्स बनाने हैं और उस नोट्स को आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी लूसेंट का। तो लूसेंट की ज्योग्राफी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब यूनिवर्स का हिस्सा है। जो भी चीज़ें आप ही स्वयं क्यों ना, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, गैस है, एयर है, हवा है, पानी है, ये सब यूनिवर्स के हिस्से हैं। तो देखिए इसमें आपके पहले लाइन में लिखा है द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। कॉस्मोलॉजी। सेम ऐसे ही नोट्स आपको बनाने हैं, कॉस्मोलॉजी और ये दो शब्द से मिलकर बना है कॉस्मोस प्लस लॉजी। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स और लॉजी का मतलब होता है साइंस, यानी कि साइंस ऑफ यूनिवर्स होता है कॉस्मोलॉजी। ठीक है, इतनी बात इसमें दी गई है यूनिवर्स वाले टॉपिक। अब नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है द गैलेक्सी। द गैलेक्सी देख लो पहले एक बार कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द गैलेक्सी, ठीक है। तो द गैलेक्सी आपका कैमरे में दिख रहा है, तो गैलेक्सी को डिफाइन कर देते हैं। गैलेक्सी इज द वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। बिलियंस ऑफ स्टार्स which contain large number of gas cloud, which contain, हम इसे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को हम ऊपर लिख रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे गैलेक्सी के बारे में, तो चलिए गैलेक्सी को देखिए। गैलेक्सी इज द वास्ट सिस्टम ऑफ, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। बिलियंस ऑफ स्टार्स विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड। Number of gas cloud, mainly of hydrogen gas, mainly of hydrogen gas and dust particle, and dust particle। ये गैलेक्सी की डेफिनेशन आपको बुक में दी गई है। गैलेक्सी इज द वास्ट सिस्टम, एक बहुत बड़ा सिस्टम है किसका? बिलियंस ऑफ स्टार्स का, बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स का। और स्टार के अलावा क्या है इसमें? गैस क्लाउड्स है, गैस का बादल है, गैसों का बादल का, बड़ी संख्याओं में गैसों के बादल मौजूद हैं। अब वो कौन सी गैस है? मेनली हाइड्रोजन गैस के बादल मौजूद हैं और डस्ट पार्टिकल। ये तीन चीज मिलकर के गैलेक्सी बनाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स प्लस गैस क्लाउड प्लस डस्ट पार्टिकल, ये तीन मिलकर के गैलेक्सी को बनाते हैं। ठीक है, तो एक गैलेक्सी में कितने स्टार होते हैं, कितने स्टार हो सकते हैं, इसके बारे में दूसरे लाइन में दिया गया है। वन गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स, यानी कि 100 बिलियन स्टार्स, 100 बिलियंस
स्टार्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि एक यूनिवर्स में एक ही गैलेक्सी तो होगी नहीं, बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी। तो कितनी गैलेक्सी एक यूनिवर्स में है? तो एक यूनिवर्स में 10⁻11 गैलेक्सीज, यानी कि 100 बिलियन गैलेक्सी एक यूनिवर्स में है। सोच लीजिए हमारी जैसे 100 बिलियंस गैलेक्सी अभी घूम रही है पूरे यूनिवर्स में। तो टोटल स्टार्स कितने हो गए यूनिवर्स में? टोटल स्टार्स 10, एक गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार, तो 10⁻11 गैलेक्सी में 10⁻11 इंटू 10⁻11 यानी कि 10⁻22 स्टार्स हो गए एक यूनिवर्स में। टोटल पूरे यूनिवर्स में 10⁻22 क्या हो गए? स्टार्स हो गए। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बताया कि एक गैलेक्सी में एक यूनिवर्स में 10⁻11 गैलेक्सीज हैं। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो अगला पॉइंट है सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का हिस्सा है हमारा सोलर सिस्टम, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो 5 बिलियन ईयर आफ्टर्स बनी है, 5 बिलियन ईयर आफ्टर द बिग बैंग एक्सप्लोजन। बिग बैंग के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। बिग बैंग घटना के 5 बिलियन ईयर्स बाद, 5 बिलियन साल बाद हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी बनी है। तो बिग बैंग थियरी किसने दिया था? ये थियरी क्या है इसके बारे में अलग टॉपिक में हम पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं बिग बैंग थियरी किसने दिया था। तो बेल्जियम के एस्ट्रोनॉमर थे। ये भी पूछता है किस देश के थे वो? बेल्जियम के एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम है एब्बे जॉर्ज लेमंतेयर। अब्बे जॉर्ज लेमंतेयर ये बेल्जियम के एस्ट्रोनॉमर थे और इन्होंने ही जो है बिग बैंग थियरी दिया था। और इसी बिग बैंग थियरी के बिग बैंग घटना के 5 बिलियन वर्ष बाद हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी बनी। ठीक है, तो टोटल 10⁻11 गैलेक्सीज है, तो उसमें से हमारी गैलेक्सीज का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट, जो हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक का गैलेक्सी है दूसरा, नियरेस्ट गैलेक्सी, नियरेस्ट टू आवर मिल्की वे, उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, और हाल ही में जिस गैलेक्सी को खोजा गया है, जाना गया है, लेटेस्ट नोन गैलेक्सी, उसका नाम है लेटेस्ट नोन गैलेक्सी ड्वार्फ गैलेक्सी। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं गैलेक्सीज के बारे में। तो गैलेक्सी के बारे में हमने क्या जाना कि गैलेक्सी जो है वो वास्ट सिस्टम है, बहुत सारे असंख्य 100 बिलियंस स्टार्स मिलकर के एक गैलेक्सी को बनाते हैं। और उसमें केवल स्टार्स ही नहीं होते हैं, गैस क्लाउड्स भी होते हैं और डस्ट पार्टिकल होते हैं। गैस क्लाउड किसके होते हैं? हाइड्रोजन गैस के होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जाना कि एक यूनिवर्स में 10⁻11 गैलेक्सीज होती हैं और एक गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स होते हैं। तो टोटल स्टार्स की जो संख्या होती है वो 10⁻22 होती है। ये हमने पढ़ा है। फिर नेक्स्ट हमने देखा है कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है? 10⁻11 गैलेक्सी टोटल में से सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का हिस्सा है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का हिस्सा है? जहाँ भी है वहीं से बोलिए, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, और ये कितने वर्ष बाद बना है? बिग बैंग के कितने वर्ष बाद बना है? 5 बिलियन वर्ष बाद बना है। ठीक है, और बिग बैंग थियरी जो है किसने दिया था? एब्बे जॉर्ज लेमंतेयर ने। और ये बेल्जियम के एस्ट्रोनॉमर थे। जो हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक की गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, और जो हाल ही में जिस गैलेक्सी को जाना गया उसका नाम है ड्वार्फ गैलेक्सी। तो गैलेक्सी से इतने सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है लुसेंट जी के में द स्टार्स।
इसके बारे में दिया है क्लम्प्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, डस्ट एंड गैसेस इन अ नेबुला come together due to gravity, come together due to gravity and forms a star। यानी कि नेबुला में जो डस्ट एंड गैसेस जो पाए जाते हैं उनके बहुत सारे गुच्छे ग्रेविटी के कारण एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी ये सारे नेबुला वाले जो गैसेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए और एक पास आए, नेबुला में आए और उन्होंने जो है क्या बनाया, स्टार बनाया। तो स्टार क्या है, स्टार और कुछ नहीं है, बहुत सारे गैसेस का गोला है, बस एक गैस और डस्ट पार्टिकल का क्या है, गोला है। और ये गैसेस पास क्यों आए हैं, ग्रेविटी के कारण पास आए हैं। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है, नियरेस्ट स्टार वो है सन। सन भी एक स्टार है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि सेकेंड नियरेस्ट स्टार कौन है, सेकेंड नियरेस्ट स्टार उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन सवाल अब आने लगा है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी से लाइट को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो 4.3 ईयर्स, 4.3 ईयर्स का समय लगता है प्रोक्सिमा सेंचुरी से लाइट को पृथ्वी पर आने में। तो यही सारे सवाल हैं जो कि आपके लूसेंट में दिए हैं, लेकिन आप पढ़ते तो आपसे ये सारे सवाल उतने ध्यान से आप नहीं पढ़ पाते। ठीक है, जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ उतने डिटेल में आप नहीं पढ़ पाते। आप केवल ये जानते हैं सेकेंड नियरेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी, आप केवल ये जानते कि अब्बे जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग की थियरी दी है, लेकिन अब सवाल और डिटेल में ये आने लगा है कि वो किस देश से बिलोंग करते थे, तो बेल्जियम से। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये स्टार के बारे में है, जल्दी से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। जब तक आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आप पाएंगे जीएस का एक बहुत ही अच्छा नोट आपके पास मिल गया है और उस नोट्स का एक एक शब्द आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो अब अगला टॉपिक है द सोलर सिस्टम, उसको देखते हैं। स्टार वाला टॉपिक खत्म हो गया, दी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में देखिए क्या क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह, फिर इनके सैटेलाइट्स हैं, सभी ग्रह के जितने भी ग्रह हैं उनके सैटेलाइट्स हैं, यानी कि जो बॉडी ग्रहों का चक्कर लगाती है उसे सैटेलाइट या उपग्रह बोलते हैं। जैसे पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाती है तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। ठीक है, तो इतने 8 प्लैनेट है, इनमें से कुछ के सैटेलाइट्स हैं और फिर उसके बाद सन है और अदर सेलेस्टियल बॉडीज, अदर सेलेस्टियल बॉडीज, अदर सेलेस्टियल बॉडीज में कॉमेट्स, उल्का पिंड, एस्टेरॉइड्स और मेटियोर्स। देखिए जितना पढ़ाया जा रहा है बस आप आंख बंद करके एकदम सेम उसी पे भरोसा करते हुए नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो आपको जीएस में कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। जिस तरीके से आपको लूसेंट पढ़ाया जा रहा है आपको लूसेंट पूरा रट जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने लूसेंट को समझ के पढ़ा है, ठीक है, एक एक वर्ड आपके आत्मा तक उतर जाएगी यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। और इस पे ब्लाइंडली भरोसा करना पड़ेगा आपको। नोट्स एक कॉपी खरीद लीजिए और उस पर जीके के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जीके में होती है, ठीक है। और जीके को लेकर जो फेमस बुक है वो लूसेंट ही है। जो टॉपर्स हैं वो भी रिकमेंड करते हैं लूसेंट को, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो यहाँ पे बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आदित्य क्लासेस को, और बाकी नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए, आपकी बेहतरीन तैयारी यहाँ पे हो जाएगी।
नेक्स्ट देखिए, सन इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के सेंटर में सन मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 8 ग्रह में क्या होता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसको इनर प्लैनेट बोला गया है, इनर प्लैनेट। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये है आउटर प्लैनेट, यानी कि सूर्य से ज़्यादा दूर, और ये सूर्य के पास। तो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में पाए जाते हैं ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज। एस्टेरॉइड बेल्ट होता है जो कि इन दोनों को सेपरेट करता है, इनर प्लैनेट को आउटर प्लैनेट से सेपरेट करता है। ठीक है, ये अपने फिक्स ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाती हैं, ये बात आप सब लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट देखिए, जो पूछने वाला प्रश्न है वो ये है, साइज ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम की साइज कितनी है? 10 पावर 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा सोलर सिस्टम की साइज जो है वो 10 पावर 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, तो ये रहा सोलर सिस्टम से आपको कुछ पॉइंट्स। चलिए अगला टॉपिक है द सन। तो द सन को देखते हैं। द सन, सबसे पहली बात तो ये कि सन होता कहाँ पे, सोलर सिस्टम के सबसे बीच में, एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। नोट्स बनाते चलिएगा। दूसरा, सन बड़ा कितना बड़ा है, तो सन का साइज जो है, साइज ऑफ सन पृथ्वी के साइज के अर्थ साइज के 13 लाख गुना, 13 लाख टाइम्स। सन का डायमीटर कितना है, 14 लाख किलोमीटर, 14 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम सन, अवे फ्रॉम सॉरी अर्थ, पृथ्वी से इतना दूर है। तो लाइट को जो है पृथ्वी पर, सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में 8.5 मिनट, लाइट टेक टू रीच अर्थ, टू रीच अर्थ। इसका टेम्परेचर कितना होता है, सरफेस टेम्परेचर, सतह का टेम्परेचर, और टेम्परेचर एट सेंटर, दो टेम्परेचर जानने हैं, टेम्परेचर एट सेंटर। तो सरफेस टेम्परेचर 5778 केल्विन है, और जो टेम्परेचर जो सेंटर का है वो है 1.571 इंटू 10 पावर 7 केल्विन। ये है सरफेस का टेम्परेचर। ठीक है, सन का। तो ये सारी बातें सन से हैं, और अभी और बातें हैं, पहले इतने बात को आप नोट कर लीजिए, रिवाइज कर दे रहे हैं। सन जो है वो सेंटर में पाया जाता है सोलर सिस्टम के। इसका साइज जो है वो पृथ्वी के साइज के 13 लाख गुना है अकॉर्डिंग टू लूसेंट। जो भी बातें हैं वो पूरी लूसेंट से ही लिखी जा रही हैं। तीसरा जो है, इसका डायमीटर 14 लाख किलोमीटर है। फिर उसके बाद पृथ्वी से दूर कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, और इसी वजह से लाइट को जो है पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.5 मिनट लगता है। और इसके टेम्परेचर के बारे में बात की जाए तो सरफेस का टेम्परेचर, जो मतलब इसका ये रहा सरफेस, एक गेंद के बाहर जो सरफेस होता है उसका टेम्परेचर जो है वो 5778 केल्विन है, और टेम्परेचर उसके सेंटर में बीचों बीच में वो टेम्परेचर है 1.571 इंटू 10 पावर 7 केल्विन। ठीक है, चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अभी सन टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी इसके और भी पॉइंट्स हैं।
तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ सन, यानी कि सन पर सूर्य पर कौन कौन सी गैसेस किस मात्रा में पाई जाती हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ सन, 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अदर गैसेस। तो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सूर्य पर हाइड्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आप बोलेंगे 71%, हीलियम 26.5%, और जब सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है अदर गैसेस सूर्य पर कितने प्रतिशत पाई जाती हैं, कितने प्रतिशत पाई जाती हैं, तो 2.5% अदर गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सन को एनर्जी कहाँ से मिलती है। सन में इतनी ज़्यादा एनर्जी आती कहाँ से है, तो वो आती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट किया जाता है और इस वजह से ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है इस प्रोसेस में, ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और हीट भी क्या है, कि एनर्जी ही है। तो यहाँ से सन को एनर्जी मिलती है, और सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है पूरे सोलर सिस्टम में, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए इसके सिस्टम को सूर्य के नाम से रखा गया, सोलर सिस्टम, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, और भी पॉइंट्स हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। तो हमने जाना कि सन पे कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एंड अदर गैसेस 2.5%। ठीक है, और इसके बाद जो इसको इतनी एनर्जी मिलती कहाँ से, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करके। ठीक है, और इसके बाद ये इकलौता सोर्स है सोलर सिस्टम में एनर्जी का। नेक्स्ट बात जानिए कि सन का जो भाग जो हमें हमेशा दिखता रहता है, जिसमें से एनर्जी निकलती है, उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर अपीयर्स लाइक अ डिस्क जैसा गोल का, अपीयर्स लाइक अ डिस्क, यानी कि सीडी प्लेयर आपने देखा होगा ऐसे गोल का होता है, 2 डायमेंशन में ऐसा होता है। तो सूर्य का यही पार्ट, इसी पार्ट की बात की जा रही है जो बाहर ही आपको दिखाई दे रहा है, यही पार्ट जो है इसी को क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। तो लोग फोटोस्फीयर और कोरोना में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों बातें आप समझ लीजिए। फोटोस्फीयर जो है वो सरफेस वाला भाग है जो आपको बाहरी हर वक्त दिखाई देता है। ठीक है, और कोरोना क्या होता है, कोरोना सन का वो पार्ट जो कि टोटल एक्लिप्स के समय विजिबल होता है। टोटल एक्लिप्स ऑफ सन के समय जो विजिबल होता है उसको बोलते हैं कोरोना, और इसको देखा जाता है एक टेलीस्कोप से जिसका नाम है कोरोनोग्राफ। तो यहाँ तक हमने सन के बारे में जान लिया। जितनी पॉइंट्स आपको लूसेंट में दी गई थी वो सारी पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला टॉपिक है प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है, ग्रह, द प्लैनेट। द ऑपेक बॉडी, ऑपेक यानी कि जिसके आर पार देखा न जा सके, ऑपेक बॉडी यानी कि ये ब्लैक बोर्ड के उस पार देखा नहीं जा रहा है, सॉरी व्हाइट बोर्ड, इसके उस पार नहीं देखा जा सकता है, तो ये एक ऑपेक बॉडी है। ये मार्कर के उस पार नहीं देखा जा सकता है, तो ये एक ऑपेक बॉडी है। ठीक है, ऑपेक बॉडी दैट कंटिन्यूअसली revolve around sun, revolve around the sun। ऑपेक बॉडी वो जो कि हमेशा सन के चारों ओर रिवॉल्व करती रहे इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट,
इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, यानी कि फिक्स पाथ में, यानी कि जिस पाथ से आज रिवॉल्व करके वो गई है उसी पाथ से सालों पहले भी रिवॉल्व कर रही थी और हमेशा रिवॉल्व करती रहेगी। ठीक है, वो फिक्स्ड पाथ है, कोई रैंडम पाथ नहीं है। ठीक है, तो प्लैनेट की पूरी परिभाषा ये हुई कि जो कि वो ऑपिक बॉडी जो कि सन के चारों ओर हमेशा रिवॉल्व करती रहे, लेकिन किसमें, फिक्स्ड ऑर्बिट में। फिक्स्ड ऑर्बिट ये शब्द बहुत ज़रूरी है प्लैनेट को डिफाइन करने के लिए। इसका मतलब वो ये बताता है कि मान लीजिए ये आपका सन है और ये एक पाथ है जिससे प्लैनेट आज रिवॉल्व कर रहा है आज, तो कई साल पहले भी इसी पाथ से ऐसे ही रिवॉल्व कर रहा होगा। ये नहीं कि पहले ऐसे कर रहा था फिर एक दिन ऐसे मन हुआ तो ऐसे रिवॉल्व कर लिया, ये इसमें नहीं है। इसका एक अपना फिक्स्ड पाथ है, जिस पाथ से वो आज रिवॉल्व कर रहा है उस पाथ से सालों पहले भी रिवॉल्व कर रहा था और सालों बाद भी रिवॉल्व करता रहेगा। और ये रिवॉल्व करता है तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, इसको एनर्जी मिलती है सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ये उसके चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, इसमें दूसरा जो जानने वाला पॉइंट है वो ये है कि प्लैनेट की संख्या 8 होती है, 8। और प्लैनेट को मास के अकॉर्डिंग कौन सा प्लैनेट सबसे भारी है और कौन सा प्लैनेट सबसे हल्का है, उन 8 प्लैनेट को ऐसे इस ऑर्डर में जाना गया है: जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। ठीक है, तो ये तीनों में दिक्कत होती है, इसको आप एक शब्द से याद रखिए, ईवीएम, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। ठीक है, तो सबसे भारी जो ग्रह है वो है जुपिटर और सबसे जो मतलब कि हल्का ग्रह है वो है मरकरी। ठीक है, सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, मास के अकॉर्डिंग मरकरी है और सबसे भारी जुपिटर है। ठीक है, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये तो आपको हमेशा ये लाइन याद रहेगी क्योंकि सूर्य से दूरी के हिसाब से आपको क्लास 4-5 में ये बातें रटवा दी जाती हैं। लेकिन यहाँ से दिक्कत आती है कि अर्थ के बाद कौन सा ग्रह आएगा, तो अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी, ईवीएम, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी सबसे हल्का ग्रह है, ये तो सबको याद होगा। ठीक है, तो प्लैनेट के बारे में सिर्फ आपको यही 3 पॉइंट जानने लायक हैं। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे कल के वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार। और जो यदि आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो इसके नोट्स बनाइए और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।